गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी डीएफएफ से। इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, प्लीज आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? प्लीज टाइप एलएनसी। समुद्र जी ती अगर मेरी आवाज, अगर मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, प्लीज टाइप एल। पल्लवी, एम आई ऑडिबल विजिबल? जी, थैंक यू सो मच। करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स इन डायबिटीज पर। वेरी बेसिक टॉपिक है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेशंस के लिए, आगे के लिए, जितना ही बिगनिंग के लिए हमारे लिए जरूरी है। साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स का मतलब है सब्जेक्टिव, क्षमा करिएगा, सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल डिस्टर्बेंसेस। यानी हमारे शरीर में फिजिकली क्या क्या डिस्टर्ब होता है डायबिटीज की वजह से, उसे हम साइंस एंड सिम्टम्स कहेंगे। सबसे पहला दिक्कत क्या आती है, तो सब हमें दिखाई देता है पॉलीहाइड्रा, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। पॉलीहाइड्रा का मतलब क्या होता है कि बहुत अधिक प्यास लगना। बहुत प्यास लगने का क्या होता है कि फीलिंग ऐसी होती है कि कितना भी पानी पी लो, कैसा भी पानी पी लो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लो, आपको प्यास नहीं जाती है। मुंह सूखा रहता है, कई बार मुंह, गला, होठ सब सूखे रहते हैं। कई बार ऐसे लगता है कि अंदर तक मैं सूख चुका हूं। ये भी दिक्कत होती है। पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब आना, बार बार ऐसे लगता है पेशाब की फीलिंग होती है लेकिन पूरी तरह इवैक्यूएट नहीं होता है। पॉलीफेजिया मतलब बहुत अधिक भूख लगना। एक एक के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी। पहले इन तीनों के बारे में, बहुत कॉमन सिम्टम्स है, बहुत आसानी से हमें यही दिखाई देते हैं सबसे शुरुआती दौर में। पॉलीहाइड्रा पे मैं फिर से आती हूँ। बहुत अधिक प्यास लगती है, अधिक प्यास लगती है, कई बार इतनी प्यास लगती है कि हम अपने शरीर के प्रमाण से बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। नॉर्मली हमारे शरीर को कितना पानी लगता है, तो 20 किलो के वजन के हिसाब से गर्मियों में 1 लीटर पानी बहुत हो जाता है। यानी एक 60 किलो के बंदे को 3 लीटर पानी, यानी 3 लीटर तरल पदार्थ। इस तरल पदार्थ में पतली सब्जियां भी आ जाती है, फलों में से आने वाला जो तरल पदार्थ का मतलब है कि अगर आप पानी ले रहे हो तो एक 60 किलो के बंदे के लिए 2 किलो पानी पर्याप्त है, क्योंकि बाकी तो सूप, चाय, आपकी क्या कहते हैं आप, सॉरी, अल्कलाइन वाटर ले रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स ले रहे हैं, उसमें से आ ही जाता है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको प्यास लगती है, इसके अलावा ऐसे लगता है कि नहीं, गला सूखा है, मुंह सूखा है, होठ सूखे हैं, ये पॉलीहाइड्रा का लक्षण है। सबसे पहले डायबिटीज का लक्षण यही से उठता है। कोई बंदा आपके आसपास है, वो बहुत ही पानी पी रहा है, स्ट्रेस में है इसीलिए पानी पी रहा है, वो बोलेगा नहीं बाबा मुझे स्ट्रेस हो जाता है तो मैं पानी पीता हूँ। ऐसा नहीं है। उसे बताएं कि आप एक बार अपना HbA1c, फास्टिंग पीपी या कम से कम रैंडम जरूर चेक कराएं, क्योंकि पॉलीहाइड्रा ये लक्षण ये बहुत बिगनिंग में आता है। यानी आपको HbA1c एकदम प्री डायबिटिक में होता है, तब भी आपको पॉलीहाइड्रा दिखाई दे सकता है। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया में होता क्या है कि आपको पेशाब आता है, बहुत आता है, रात में सबसे ज्यादा आता है, स्पेशली रात को 2 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में बहुत अधिक पेशाब आता है। इसके अलावा पेशाब आता तो है लेकिन पूरी तरह निकलता नहीं है, अनसैटिस्फैक्शन रहता है, यानी ऐसे लगता है आएगा आएगा लेकिन पूरी तरह निकलता नहीं है। यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, कई बार कंट्रोल नहीं होता पेशाब पे, कई बार कंट्रोल होता है लेकिन अगर खांसी हो जाए तो कंट्रोल नहीं होता है, बूंद बूंद गिरता रहता है। या पेशाब को समय लगता है, यानी आप बाथरूम के लिए जाते तो है, लू के लिए जाते तो है, नॉर्मल जितना वक्त लगता है उससे आपको 2 गुना 3 गुना वक्त लगता है इवैक्यूएट करने के लिए। ये भी पॉलीयूरिया में आता है।
पॉलीफेजिया, बहुत अधिक भूख लगना। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक वक्त पे ही बहुत ज्यादा खाएं। कई बार क्या होता है कि आपको उस वक्त उतनी भूख नहीं लगती, लेकिन आप घंटे घंटे बाद पूरी भूख लगती है, यानी आपको ऐसे लगता है कि जितना मैंने अभी पूरा मील लिया है, यानी भूख लग रही है और आप पूरा उतना ही मील आसानी से ले सकते हैं। ठीक कॉमन लक्षण है। शुरुआती दौर में जिनकी फैमिली में ओबेसिटी रन करती है, वहां पॉलीफेजिया बहुत ज्यादा देखा गया है। टाइप 2 में भी पॉलीफेजिया बहुत ज्यादा देखा गया है, वाइल टाइप 1 में पॉलीहाइड्रा और पॉलीयूरिया ये शुरुआती दौर के लक्षण होते हैं। सडन वेट गेन या लॉस, याद रखिएगा वजन दोनों तरह से हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। बढ़ जाता है यानी सडन बढ़ जाता है, 3 महीने में मैंने 12-15 किलो वजन उठा लिया है, 3 महीने में मेरा 10-12 किलो वजन उतर गया है, ये कॉमन लक्षण लेके हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। सबसे पहला रादर लक्षण जब वो लेकर आते हैं, तब हम उनसे पहले ऊपर के 3 लक्षण पूछते हैं, तो हमें समझ में आ ही जाता है कि उन्हें डायबिटीज है। सडन वेट गेन जब होता है का मतलब क्या है कि आपका लिवर शुगर पचा नहीं रहा है, वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट करके शरीर में जमा कर रहा है। और लॉस का मतलब ये है कि शुगर ना पचने की वजह से जो भी एनर्जी है वो ड्रेन ऑफ हो रही है। दोनों ही सूरतों में आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस जरूर होगी। थकान इतनी होगी, स्टैमिना नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ेगा। ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपकी अगर विजन 6/6 है तो वो 6/9 हो जाती है, 6/12 भी हो जाती है। नंबर तो बढ़ता ही बढ़ता है, आपकी विजन भी कमजोर हो जाती है। लाइट की तरफ आपका इफेक्ट, यानी आपको नॉर्मल जितनी लाइट में आपको कंफर्टेबल लगता था, आपको उतना ब्राइटनेस कंफर्टेबल नहीं लगता है। आप अपने स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ाते हो, आप अपने घर की लाइटें बढ़वाते हो, आप अपना टीवी का ब्राइटनेस बढ़ाते हो, ये आपको जरूरी लगता है क्योंकि आपको वो कंफर्टेबल लगता ही नहीं है जितना वाइट ब्राइटनेस नॉर्मली सबको कंफर्टेबल लगता है। ब्लर होता है, धुंधला दिखाई देता है। इसके अलावा आंखों के सामने और अंधेरा आना, ये दो अलग बातें हैं। आंखों के सामने अंधेरा तब होता है जब आपके शरीर में शुगर हाई हो जाती है या आपको कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट होने लगता है। जैसे डैपा या डैपाग्लिफ्लोजिन करके मेडिसिन आती है, अगर इसका इफेक्ट इससे आपके मिनरल वॉश ऑफ बॉडी में होते हैं तो उससे भी आपको ब्लरिंग ऑफ विजन का लक्षण आ सकता है। इसके अलावा शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने पर, 300-400 होने पर, 300-350 होने पर भी बहुत कॉमनली ब्लरिंग ऑफ विजन होता है। फटीग, थकान, जैसे वजन बढ़ता है वजन कम होता है, उसी तरह क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पचते नहीं है, आपके शरीर को एनर्जी मिलती नहीं है। शरीर को एनर्जी नहीं मिलती तो इन टर्न फटीग आता ही आता है। एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स, एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स ये बहुत कॉमन प्री डायबिटिक लक्षण है। होता क्या है, गर्दन पे आपको एक काली सी लाइन आ जाती है, मैल जमा होने लगता है। ये यंग एज में से शुरू हो जाता है, यानी टीन एज से शुरू होता है कॉमनली। हमें लगता है बच्चा बाल नहीं बराबर से धो रहा है, कई बार ऐसे लगता है कि बच्चा अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा है, पर ये नहीं है, ये प्री डायबिटिक का लक्षण है। बच्चे में अगर फास्टिंग इंसुलिन बढ़ रहा है, आजकल टीनेज में ये कॉमन है, बच्चों के हार्मोन्स बिगड़ रहे हैं, तब भी ये लक्षण एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स दिखता है। बट ये सबसे ज्यादा वार्निंग साइन है आपकी फास्टिंग इंसुलिन का बढ़ने का। अगर एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स दिखता है तो फास्टिंग इंसुलिन जरूर चेक कराइए। फास्टिंग इंसुलिन का रेंज चाहे 25 तक है, 5 से 25 तक बताया गया है, लेकिन अगर आपको नॉन डायबिटिक लाइफ लॉन्ग रहना है तो 5 से कम ही रहना फास्टिंग इंसुलिन बेहद जरूरी है। बच्चों में जहां आपको डायबिटीज ना दिखे, यानी HbA1c नहीं है, फास्टिंग इंसुलिन नहीं है, उसे आप क्षमा करेगा, फास्टिंग या पीपी उनका नॉर्मल है, आप उनका ब्लड शुगर लेवल देखें तो नॉर्मल है, लेकिन और एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स कैसे, जो टीनेज के बच्चे हैं स्पेशली 13 से 20 के बीच में, तो हमें क्या ध्यान रखना है, उनके लाइफस्टाइल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को संभालना, यानी व्यायाम करना, समय पे सोना, समय पे खाना, ये बहुत ध्यान रखना है। अदरवाइज आगे चल के उनको डायबिटीज होने के पूरे पूरे चांसेस है। स्लीप डिसऑर्डर विद एंशियसनेस, नींद नहीं आना, नींद बहुत आना, आए तो उसके साथ एंजाइटी रहना, घबराहट रहना, नींद में डर लगना,
चीख के उठना, बहुत डरावने सपने आना, ये सब कंडीशन भी डायबिटीज के प्री की लक्षण है। प्री का मतलब है शुरुआत होने के 7 लक्षण ये आ जाते हैं। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, यानी अगर आप सही से उसका इलाज ना कराएं या आप उसकी रॉन्ग मेडिसिन लें, यानी मुझे डॉक्टर ने कुछ 3 टैबलेट्स दी है, इंसुलिन दिया है और मैं इंसुलिन का डोज एक ही बार ले रहा हूँ, टैबलेट ले ही नहीं रहा हूँ, या मैं इंसुलिन ले रहा हूँ 2 बार ले रहा हूँ, एक बार टैबलेट ले रहा हूँ, यानी प्रॉपर डोज ना लेते हुए आज मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, कल मैं टैबलेट ले रहा हूँ, मतलब हम मेडिसिन प्रॉपरली जब नहीं लेते हैं, इस वक्त हमारी कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि आपको दिक्कत ये आती है कि आपको एंग्शियसनेस डिसऑर्डर जरूर आता है। अभी भी नहीं आ रहा है आवाज मनोज जी? क्षमा करिएगा। गिरधर जी, मनोज जी, आवाज आ रही है अभी? एम आई ऑडिबल? पल्लवी, एम आई ऑडिबल? प्लीज कैन एनीबडी से? नो वीडियो, नो ऑडियो। गिरधर जी, मैं रिपीट करना चाहूंगी, स्लीप डिसऑर्डर्स एंड एंग्शियसनेस से मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, ठीक है? डिसऑर्डर्स यानी मैंने जैसे बताया है, नींद ना आना, नींद में घबराहट होना, नींद ज्यादा आना, नींद महसूस होना, ऐसी तरह से डायबिटीज का पूर्व लक्षण से होता है। यानी प्लस ये लक्षण कब आता है? जब आपको आपके मेडिसिन का डोज आप इम्प्रॉपर ले। इम्प्रॉपर का मतलब है कि किसी को कहते हैं इंसुलिन के साथ टैबलेट्स है, टैबलेट्स कम ले ली, इंसुलिन ज्यादा ले लिया, इंसुलिन ले लिया, टैबलेट नहीं ले लिया, टैबलेट ले लिया, इंसुलिन नहीं लिया, मतलब अकॉर्डिंग टू योर मूड आप अपना मैनेज कर रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। डोज प्रॉपरली लीजिए, वरना ये आपके नींद पे दिक्कत दे। ड्राउजीनेस का मतलब है आपको दिन भर सुस्ती रहती है। शुगर अगर आपकी नॉर्मल रेंज से बढ़े या आप अगर 200 से ज्यादा बढ़ती है, ड्राउजीनेस, आंखों पे झापड़ आना, यानी आंखों पे सुस्ती आना, आंखें हैवी रहना, ये बिल्कुल रहता है। सुबह उठने के बाद आपको सुस्ती महसूस होती है, आपको फ्रेश फील नहीं होता है। कुछ हो तो आपके कंसल्टेंट से बिल्कुल बात करिएगा, बिल्कुल से आप उनसे प्रॉपरली ध्यान दीजिएगा, अपने शुगर चेक करिए और उनसे बात करिए और प्रॉपर क्या करना चाहिए बिल्कुल जानिए। फास्ट हार्ट रेट, टैकीकार्डिया, अदर टाइप 1 के पेशेंट हैं, यानी जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, स्पेशली इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनके बच्चों में अगर हार्ट रेट ज्यादा आता है, 72 से ऊपर 80 तक रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80 से ऊपर रहता है कॉमनली यंग एज में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस कंडीशन में प्रॉपरली अपने बच्चों की HbA1c साल में एक बार जरूर जांच करानी है, हार्ट रेट जिनका ज्यादा रहता है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन का मतलब है साल में 4-5 बार सर्दी हो जा रही है, खांसी हो रही है, बार बार बीमार पड़ रहा है, कभी पेट की दिक्कत है, कभी सर्दी है, कभी बुखार है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। अगर बार बार बीमार हो रहे हैं, स्पेशली 30 इयर्स के ऊपर, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलिए, शुगर चेक कराइए। आपका DFF में अगर आपके अभी आप DFF के साथ जुड़े हो और तब दिक्कत आ रही है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्रॉपरली अपने कंसल्टेंट से पूछिए कि DFF का ट्रीटमेंट लेते हुए भी आपको अगर इन्फेक्शंस हैं तो इम्यूनिटी के लिए क्या लेना चाहिए। अगर आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस है DFF के साथ ज्वाइन होते हुए भी, ये आपके साथ बिल्कुल होगा शुरुआती दौर में 1-2 महीने में, जब आपको डिटॉक्सिफिकेशन पूरा नहीं हो रहा हो, महीने के बाद आपको ये फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन की दिक्कत भी नहीं आती है। जो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको रहता है, ये जैसे जैसे डिटॉक्सिफिकेशन होगा फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन आपका चला जाएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, नोशिया, वॉमिटिंग, मतली हो रही है, उल्टी होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी जुलाब होता है, कभी पेट साफ हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हमारे डायबिटीज में बहुत बढ़ते हैं, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि इसके लिए हमें शुगर का बार बार जांच सही से, जैसे हमारा
प्रोटोकॉल में बताया गया है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आपके कंसल्टेंट जैसे आपको बताते हैं उस तरह आप करिए। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। किसी को फास्टिंग पीपी बताया गया होता है, किसी को फास्टिंग और 3 पीपी बताया गया। 3 पीपी ध्यान रखिएगा, जिसको बताया है डेफिनेटली वो 3 पीपी जरूर फॉलो करिए। रीजन क्या है कि जब तक आप अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से अपनी शुगर्स नहीं टेस्ट करते, आपको समझ नहीं आएगा कि आपका शुगर कितना बढ़ रहा है, कैसा बढ़ रहा है, कैसी दिक्कत है और उस पर क्या काम करना चाहिए। कोई भी दिक्कत आती है, कंसल्टेंट को मैसेज करिए, उनसे बात करिए, वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। इमोशनल आउटब्रेक्स, इमोशनल आउटब्रेक का मतलब क्या होता है? अचानक बहुत ज्यादा हंसना, अचानक बहुत ज्यादा रोना, बहुत गुस्सा करना, बहुत चिड़चिड़ करना। अगर ऐसे इमोशनल आउटब्रेक्स हो रहे हैं, चिड़चिड़, थकान बढ़ रही है, तो डेफिनेटली अपनी शुगर चेक करिए, क्या दिक्कत हो रही है। टॉक टू योर कंसल्टेंट। अनसेटिस्फाइड फीलिंग्स, अनसेटिस्फाइड फीलिंग्स ये भी एक लक्षण है। ये रादर लक्षण से ज्यादा ये कॉम्प्लिकेशन का लक्षण है। ये साइन से ज्यादा, सिम्टम से ज्यादा एक कॉम्प्लिकेशन का साइन है। बहुत ज्यादा दिनों का पुराना डायबिटीज हो जाए तो अनसेटिस्फाइड फीलिंग्स रहती है। अनसेटिस्फाइड फीलिंग होने की रीजन क्या है? तो बहुत सिंपल है कि जब आपका इंसुलिन बनता है तब एक और अब लेप्टिन हार्मोन क्या करता है? तो लेप्टिन हमें समाधान देता है। लेप्टिन ये इंसुलिन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा इंसुलिन बनेगा, लेप्टिन उतना कम बनेगा। अगर इंसुलिन ज्यादा और लेप्टिन कम बनता है, समाधान हमारे शरीर में बहुत कम होता है। कुछ भी खाया तो पेट ना भरने का समाधान, बाथरूम जाके आए बाद पेशाब का पूरा ना होने का समाधान, मोशन साफ ना होने का समाधान, हमने कुछ अचीव किया तो भी हमें समाधान नहीं लगता है, हमारे व्हाट यू से सक्सेस भी हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, फेलियर्स भी, दुख में सुख में, जो एक पूरी तरह जो समाधान होता है, यानी दुख पूरी तरह प्रकट करने का भी एक समाधान होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना खुशी प्रकट करने का समाधान होता है, उतना दुख प्रकट करने का भी एक समाधान होता है। अगर ये पूरी तरह ना हो तो आपको दिक्कत क्या आती है? अंदर से एंग्शियसनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है। तो समाधान बहुत जरूरी है। वी हैव टू वर्क ऑन दैट। अगर इस तरह का फीलिंग है, टॉक टू योर कंसल्टेंट। इस पे कैसे काम करना चाहिए? गायत्री मैम के मेडिटेशन के सेशंस प्रॉपरली अटेंड करिए, समाधान पे काम बिल्कुल होगा। मेल्स में सिम्टम्स, सिम्टम्स कुछ जो है अभी हमने जो बात की है वो कॉमन है मेल्स में, फीमेल्स में। अब हम बात करते हैं स्पेशली कुछ मेल्स में सिम्टम्स और कुछ फीमेल्स में सिम्टम्स। अर्ली एजिंग, बेसिकली क्या होता है कि जिनके पेरेंट्स, जिनके माता पिता में डायबिटीज होता है, उन बच्चों में अर्ली एजिंग की साइन, यानी झुर्रियां दिखना, उनके चेहरे पे काले दाग आना, जिसको झाइयां बोलते हैं, जिसको मेलेज्मा करके कहते हैं, बटरफ्लाई मेलेज्मा वगैरह, वो दिखाई देना, जल्दी उनके चेहरों पे मैच्योरिटी दिखना, वो अपनी एज से, उम्र से ज्यादा बड़े दिखना, ये सिम्टम मेल्स में बहुत आसानी से आते हैं, चाहे वो खुद डायबिटिक ना हो, पर अगर उनके पेरेंट्स भी डायबिटिक हो तो भी आता है। बाल्डनेस एट अ वेरी यंग एज, अर्ली 20s, जिनके पेरेंट्स, ये दिक्कत बहुत ज्यादा दिखाई देती है। यानी लड़कों में जिन्हें 18-19 साल से ही बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, उनके बाल्डनेस यानी उन्हें गंजापन शुरू हो जाता है। ये चीज पेरेंट्स जिनके डायबिटिक है उनमें बहुत दिखाई देता है। उसके अलावा जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी फास्टिंग इंसुलिन ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है, उनमें भी ये लक्षण बहुत दिखाई देता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और पीएमईज, ये बहुत कॉमन है डायबिटीज में, घबराने की जरूरत नहीं है। शुगर कंट्रोल हो जाती है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड पीएमईज कंट्रोल हो जाता है। 50% तो इस पर काम हो जाता है, कई बार 100% भी हो जाता है। पर अगर यदि ना हो तो आपके कंसल्टेंट से बात कीजिए, इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, इट विल गेट रिजॉल्व प्रॉपरली। इसको बहुत हवा बनाने की जरूरत नहीं है। एट टाइम्स क्या होता है, इसके लिए सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है या कोई बाबा बुआ से दवाई ले ली जाती है। रीजन क्या है? आज भी इंडिया में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉपर कंसल्टेशंस होती नहीं है, या लोग झिझकते हैं बात करने के लिए। डू नॉट डू दैट। वी आर कंसल्टेंट्स, वी आर फॉर यू। आप हमसे बात करिए, क्या दिक्कत है, इस दिक्कत के लिए हमने क्या ट्रीटमेंट लेनी है, बिल्कुल आपके कंसल्टेंट आपको गाइड करेंगे। फटीग ऑल द टाइम, थकान है, दिन भर थकान है, सुबह उठता हूं तो थकान है, ऑफिस जाता हूं तो थकान है, घर आता हूं तो थकान है, चिड़चिड़ापन है, सुबह हो दोपहर हो शाम हो, मैं खाना खाऊं, सोऊं, जागूं, उठूं, जो भी कर लो,
मेरा फटीग जाता ही नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। अनयूजुअल पॉन्च बेली विथ थिन एक्सट्रीमिटीज, इसका क्या मतलब है? औरतें जो होती हैं उनका वजन अगर डायबिटीज हो जाता है तो पूरे शरीर भर भरता है, उनका पूरा शरीर भरता है। लेकिन मर्द हो जाए, लड़के हो जाए, उनमें क्या होता है, पेट पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, फैट जमा हो जाता है, पेट पूरा मोटा सा हो जाता है, लेकिन हाथ पैर उनके पतले पतले ही रहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वर्क ऑन दैट, टॉक टू योर कंसल्टेंट, आपके लिए उस पर काम करना बेहद जरूरी है। कार्डियक इश्यूज, याद रखिएगा, डायबिटिक पेशेंट्स में मेल्स में फीमेल से ज्यादा कार्डियक इश्यूज होते हैं। अब कार्डियक इश्यूज क्या होते हैं, तो आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे कॉमन कारण जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की वजह से होता है। और ट्राइग्लिसराइड्स पर सबसे पहला काम अगर आपको करना है तो समय पे खाना और ब्रेकफास्ट सही से लेना बेहद जरूरी है। जैसे जैसे प्रोटोकॉल्स में आपको ब्रेकफास्ट बताए जाते हैं, जैसे पहले महीने में स्प्राउट्स एंड फ्रूट्स, सेकेंड महीने में स्मूदी, अगर अंडरवेट हो तो तीसरे महीने से आपको नाश्ते में कोई और चीजें बताई जाती है, आगे आपको नाश्ते में कोई और चीजें बताई जाती है, कई बार स्मूदीज में वे प्रोटीन या डी प्रोटीन ऐड करने के लिए बताया जाता है, तो वो प्रॉपरली फॉलो कीजिए। रीजन वही है कि आपके कार्डियक इश्यूज इसकी वजह से बढ़ने नहीं चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स आपके केवल खाने या अधिक खाने में बहुत ज्यादा फैट होने से ही नहीं बढ़ता, और भी कारणों से बढ़ता है। डीएफएफ के प्रोटोकॉल से हम वैसे भी फैट कंट्रोल करते हैं, जितना आपको जरूरी है उतना ही फैट हम देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो उसका सबसे पहला कारण यही होगा कि आपने प्रॉपरली समय से खाना नहीं लिया है। आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है 8-12-8 खाना खाने के समय आपको फॉलो करने हैं। समय पे खाना खाना, समय पे सोना, समय पे कुछ काम करना, ये उतना ही जरूरी है जितना कि आपको प्रॉपर खाना खाना, प्रॉपर सोना, प्रॉपर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स को बिल्कुल कंट्रोल रखता है, आपको मदद करता है कंट्रोल रखने में, जिससे आपके कार्डियक इश्यूज नहीं होते हैं। एक एक स्टेप एक एक लीजिए। अर्ली एजिंग, सही से खाना खाएं, जितना फाइबर आपका जाएगा अर्ली एजिंग के साइंस उतने जल्दी कंट्रोल होंगे। बाल्डनेस के लिए आप अपने कंसल्टेंट से बात करिए, बाल्डनेस के लिए आप अपने कंसल्टेंट से बात करिए, वो आपको हेल्प करेंगे क्या करना है। रामकिशोर जी, आप कंसल्टेंट से बात करिए, वो आपको हेल्प करेंगे कि जो भी दिक्कत है वो आपको उसके लिए मेडिकेशन कोई जरूरत पड़ती है तो वो हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे के सवाल मैं सेशन के एंड में लूंगी, अभी हम पहले पूरा सेशन कर लेते हैं। सिम्टम्स इन फीमेल्स, औरतों में क्या सिम्टम्स आते हैं, अलग से सिम्टम्स क्या आते हैं? इमोशनल आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट जो इमोशनल होते हैं वो मेल्स फीमेल्स में कॉमन होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशनल आउटबर्स्ट फीमेल्स में ही होते हैं, मेल्स में भी होते हैं, केवल आउटबर्स्ट का तरीका अलग होता है। मेल्स में बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना, चिड़चिड़ करना, चिल्लाना पुकारना, ये हो जाता है, कई बार गाली गलौच में भी एक आउटबर्स्ट हो जाता है। फीमेल्स का आउटबर्स्ट होता है रोने में, अफसोस करने में, इस तरह होता है, तो दोनों में होता है, लेकिन इमोशनल आउटबर्स्ट ये फीमेल्स का ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं, अर्ली मेनोपॉज, 52-55 की जो उम्र होती है उसमें आने की बजाय 42-45 में मेनोपॉज आ जाता है, अगर आपको डायबिटीज हो जाता है तो। सिवियर हेयर फॉल होता है, बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं, मेरा तो बाथरूम पूरा बाल से भर जाता है, मेरा तो पाइप जो है बाथरूम का वो चोकअप हो जाता है, इतना मेरा बाल झड़ता है। ये बहुत कॉमन कंप्लेन है। हेयर फॉल के लिए क्या प्रोटीन लेना है, क्या पोषण लेना है, बिल्कुल अपनी कंसल्टेंट से पूछिए, वो आपकी बिल्कुल मदद करेंगी। मेल पैटर्न बाल्डनेस, जरूरी नहीं है कि केवल डायबिटीज में ही मेल पैटर्न बाल्डनेस आए, पर हाँ, डायबिटीज में मेल पैटर्न बाल्डनेस बहुत कॉमन है। मेल पैटर्न बाल्डनेस का मतलब है सर में बीचों बीच जो गंजापन आता है, वो डायबिटिक पेशेंट्स में टाइप 1 की लेडी ये आपको देखने मिलेगा। एंजाइटी एंड डिप्रेशन ऑल्टरनेटली, जनरली मेल पेशेंट्स में एंजाइटी ज्यादा दिखती है, फीमेल पेशेंट्स में एंजाइटी एंड डिप्रेशन ऑल्टरनेटली, यानी कुछ समय तक वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहेंगी, कुछ समय तक बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहेंगी। अगेन द साइकिल चेंजेस,
एंजाइटी टू डिप्रेशन, डिप्रेशन टू एंजाइटी, ऐसी साइकिल चलती है। ध्यान रखिए, एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों अलग अलग कंडीशन है और ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। इसमें इतना सिंपल कंडीशन एक होती है जो नींद के बारे में होती है। एंजाइटी में नींद ही नहीं आती, डिप्रेशन में नींद ही नहीं जाती। ऐसे लगता है कि मैं 2-3 महीने बहुत ज्यादा सोई हूं, अभी 2-3 महीने मुझे नींद ही नहीं आ रही है। ये लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो आपके शुगर्स पर ध्यान दीजिए, अपने कंसल्टेंट से बात करिए, इस पर काम करना बेहद जरूरी है। और एंजाइटी और डिप्रेशन पे सबसे ज्यादा काम मेडिटेशन से होगा, एक्सरसाइज से होगा। केवल मेडिटेशन ही नहीं, प्रॉपर एक्सरसाइज, आपका वॉक हो गया, साइकिलिंग हो गया, आपको आतप सेवन, मारुत सेवन, उसका मतलब है एरोबिक एक्सरसाइज, आपको धूप में बैठना, सन बाथ लेना, अभ्यंग करना, इन सब से आपके एंजाइटी और डिप्रेशन की ऑल्टरनेट कंडीशंस में बहुत फर्क पड़ेगा। वेट गेन दैट डजंट रिड्यूस रेगुलर इजीली। एक पुरुष का वजन बढ़ गया और एक महिला का वजन बढ़ गया, डीएफएफ का प्रोटोकॉल हम दोनों ने साथ में फॉलो किया, तो पुरुष का 4 किलो कम होगा तो महिला का 400 ग्राम कम होगा। याद रखिएगा, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का कॉमन है, 40 प्लस की फीमेल्स में कॉमन है। तो अगर आप अपने ग्रुप में कंपेयर कर रहे हैं कि अगर पुरुष डालते हैं कि मेरा 6 किलो कम हो गया, 8 किलो कम हो गया, और आपका 600 या 700 ही ग्राम कम हो रहा है, तो घबराइए नहीं, दैट इज ओके। आपको वेट कम करने की जरूरत है। अगर किसी के वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे वेट कम करने के लिए, और क्या करना है वो बताएंगे। सोर्स ऑन द फीट दैट डोंट हील इजीली, ऐसा नहीं आती है जो जख्म मेल्स में नहीं आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन मेल्स में तलियों पे आती है, फीमेल्स में सोल के ऊपर ज्यादा कॉमन है, क्योंकि उनकी चप्पल डिजाइनर चप्पल होती है, अलग अलग शेप की होती है, तो कहीं चप्पल काट गई, कहीं जख्म हो गया, कहीं कुछ हो गया, छोटे से उसको खुजली कर दी तो ब्लीड हो गया, वो हील नहीं हो रहा है। और मेल्स में जो होती है चप्पल नीचे से काटती है, ये उनके शूज चप्पल के पैटर्न से भी होता है, प्लस उनके बॉडी के पैटर्न से भी होता है। यानी मेल्स में सोल के नीचे ज्यादा जख्म आसानी से हो सकती है, फीमेल्स के सोल्स के ऊपर ज्यादा आसानी से होती है। जख्म हो जाए वो हील नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल इसमें ओमेगा की जो मेडिसिन आपको चल रही है 18, 369 अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। ओमेगा 18 कॉमनली जो दी जाती है आपको, वो बिल्कुल बेहद जरूरी है, ताकि ये सोर्स ऑन द फीट ठीक से हील हो सके। अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तो अपने कंसल्टेंट से बात करके वो प्रॉपरली लीजिए, ये सोर्स नहीं होंगे। कॉन्स्टिपेशन एंड लूज मोशंस ऑन एंड ऑफ, मेल से ज्यादा फीमेल में ये कंडीशन बहुत ज्यादा होती है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जिसे टिपिकल गृहिणी कहते हैं, वो फीमेल्स में मेल से कंपेयर में ज्यादा फीमेल्स में होती है। कॉन्स्टेंट वाइट डिस्चार्ज, पीरियड्स आ रहे हैं, मिड साइकिल है, इसी में आपके वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ये नॉर्मल है। 1 दिन 2 दिन हो गया, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई दिक्कत और आ रही है, और आ रही का मतलब है कि हमेशा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको पीरियड्स जो है, क्षमा करिएगा, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज ये रोज रोज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपका शुगर बढ़ गया है। और वाइट डिस्चार्ज केवल वाइट डिस्चार्ज नहीं आता है, इसके साथ 10 प्रॉब्लम्स और लाता है। कमर में दुखता है, पैरों में दुखता है, घुटनों में दर्द है, आपको झुका नहीं जाता है, भारीपन रहता है, कमर में इतना भारीपन रहता है कि काम भी नहीं कर सकते हैं, थकान रहती है, ये फ्रीक्वेंट वाइट डिस्चार्ज के साथ बिल्कुल आता है। अर्ली कैटरैक्ट्स, कैटरैक्ट्स मेल और फीमेल में इक्वली आता है, लेकिन अर्ली कैटरैक्ट्स का फीमेल्स में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। आंखों में दिखाई नहीं देना, मोतियाबिंद हो जाना, ग्लाइकोमा हो जाना, इसके लिए रेगुलर आई चेकअप कराना बहुत जरूरी है। ब्रिटल नेल्स एंड ब्रिटल एंड ड्राई हेयर, ब्रिटल नेल्स का मतलब है नाखून आसानी से टूट रहे हैं, बाल आसानी से टूट रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्रेक हो रहे हैं, दो मुंहे हो रहे हैं, ये अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है आपको इस पर काम करना जरूरी है। शरीर में अगर और जगह पोषण नहीं पहुंचता तो बालों और नाखूनों तक तो पहुंचना गनीमत ही है। स्किन और हेयर को जो होता है, हमारे पूरे पोषण का 1% पहुंचता है। डायबिटीज में ऐसे भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पचता नहीं है, एनर्जी बनती नहीं है, तो शरीर को ऐसे भी प्रॉपरली पोषण नहीं पहुंच रहा, तो स्किन और हेयर तक तो पहुंचना और भी मुश्किल है। इसीलिए आपको ब्रिटल नेल्स, ड्राई हेयर, दो मुंहे बाल जो कहते हैं, यानी आसानी से टूटते हुए बाल आपके जरूर रहेंगे। इची स्काल्प्स, ऑयली और फ्लेकी विथ सेंसिटिव हेयर फॉलिकल्स, इसका क्या मतलब है?
मेल्स के कंपेयर में डैंड्रफ हो गया, सर में खुजली आना, उसका स्किन निकलना, सर की स्केल्स निकलते हैं, प्रॉपर स्केल्स की तरह निकलते हैं, डैंड्रफ जैसे पाउडर होता है ना वैसे नहीं, स्केल्स की तरह निकलते हैं, जैसे मछली की छाल पे जो स्केल होते हैं ना उतने बड़े बड़े पीसेस स्केल सिर से निकलते हैं। ये इची स्कार्स के साथ स्केली और फ्लेकी जो है वो फीमेल्स में मेल से ज्यादा होता है। सेंसिटिव हेयर फॉलिकल्स, सेंसिटिव हेयर फॉलिकल्स का मतलब क्या होता है कि पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरे बाल दर्द कर रहे हैं। बाल कैसे दर्द कर रहे हैं, बालों में तो कोई नर्व्स नहीं है फिर भी दर्द हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जब आपके हेयर फॉलिकल्स इतने सेंसिटिव हो जाए कि वो पेन आपको उसके टच, मतलब बाल के दूसरे एंड को भी टच करोगे तो भी वहां पेन होगा, तो ये सेंसिटिव हेयर फॉलिकल, ये प्री डायबिटिक का लक्षण है। रादर टाइप 1 के डायबिटीज में भी ये बहुत कॉमन है। टाइप 2 के प्री डायबिटीज में ये कॉमन दिखता है और टाइप 1 के कंडीशन में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। पेशेंट चिल्लाते हैं, कई बार उनके बालों को जस्ट टच भी हो जाता है, या नारियल तेल लगा के अगर बाल अकड़ जाते हैं उनके बाल दर्द होते हैं, ये पेशेंट हमेशा कंप्लेन करते हैं। तो ऐसा कुछ कंडीशन हो, टॉक टू योर कंसल्टेंट, अपनी शुगर कंट्रोल करिए, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये दिक्कत बढ़ सकती है। साइंस ऑफ डायबिटीज, यहां तक आपको समझ में आया? प्लीज टाइप यस। राजेश दास जी, सुमन जी, विश्वराज जी, सिम्टम्स तक अगर आप सबको समझ आया है तो प्लीज टाइप यस। नेकी राम जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, अभिषेक जी थैंक यू। हम आगे चलते हैं अभी। सुनीता जी थैंक यू। आगे चलते हैं साइंस ऑफ डायबिटीज तक, ठीक है? साइंस ऑफ डायबिटीज, साइंस ऑफ डायबिटीज, अभी हम डायबिटीज है तो ये हम आप केवल लक्षणों से ही तो नहीं पता करेंगे, कंफर्म भी तो करेंगे, तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस जनरली आपके ब्लड टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, तो सबसे सबसे पहले हम चेक करते हैं फास्टिंग शुगर। फास्टिंग शुगर कितनी होनी चाहिए? फास्टिंग शुगर 120 से कम हो और पीपी शुगर 140 से कम हो। HbA1c कितना होना चाहिए? 6.4। यूरिन का शुगर उतना ही जरूरी है जितना हमारे ब्लड का शुगर, क्योंकि हम रिकवर हो जाने के बावजूद हमारे यूरिन शुगर कई बार कंट्रोल नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हमारा जीटीटी तो कंट्रोल है, जीटीटी यानी ग्लूकोज टॉलरेंस तो हमारा कंट्रोल में है, लेकिन हमारा यूरिन शुगर ही नॉर्मल नहीं हो रहा है। तो हमें यह ध्यान रखना है, जब जब हम अपना HbA1c कराएंगे तब हम लैब में हमारा यूरिन शुगर जरूर चेक करेंगे। यूरिन शुगर इतने आसानी से नॉर्मल नहीं आता है, कई बार नॉर्मल आ सकता है, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है जब आप जीटीटी करते हैं, यानी आप जरा सा भी मीठा खाएं आपके यूरिन में इमीडिएट शुगर आ जाता है। तो हमारा काम क्या है कि हर 3 महीने में एक बार यूरिन शुगर होना चाहिए। हर 15 दिन में हम अपना फास्टिंग और पीपी 3 PP तो करते ही करते हैं, लेकिन यूरिन शुगर HbA1c के साथ जरूर कराएं। फास्टिंग इंसुलिन हमारा 5 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीछे भी मैंने कहा है, अभी भी कहती हूं, चाहे लेवल्स 25 तक का ओके माना जाता है, पर जहां तक हमारा अनुभव है अगर 5 से ऊपर रहा तो आप प्री डायबिटीज में जरूर रहते हैं। ये हमारे लिए ध्यान रखने जैसा है। प्रॉपरली ये समझना है कि हम रिकवरी में क्या क्या चीजें दिखती है और फ्रीडम में क्या क्या देखते हैं। समझ थोड़ा सा यहाँ पे मैं बेसिक्स फिर से बात करना चाहूंगी रिकवरी और फ्रीडम के बारे में। रिकवरी का क्या मतलब है, रिकवरी के साइंस क्या होते हैं? रिकवरी का साइन का मतलब है कि आपकी पूरी तरह दवाइयां बंद हो जाए, लेकिन आप DFF का प्रोटोकॉल यानी डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन प्रॉपरली फॉलो करते हैं, और आपका शुगर यानी आपका फास्टिंग और पीपी 120 और 140 से कम है, HbA1c 6.4 से कम है, तो इसका मतलब है आप रिकवर हो रहे हैं। लेकिन फ्रीडम यानी आपने पूरी तरह फ्रीडम पाना है। फ्रीडम पाना है का मतलब है कि पूरी तरह डायबिटीज से मुक्त होना है, तो उसका मतलब है 15 चम्मच खाके, यानी आपने 75 ग्राम का ग्लूकोज पाउडर लेने के बावजूद भी आपके यूरिन का शुगर नील है,
आपका फास्टिंग और आपका जो ग्लूकोज टॉलरेंस के जो 3 पीपी है 2, 2.5 और 3 घंटे के बाद के, वो भी आपके नॉर्मल है, का मतलब आप पूरी तरह डायबिटीज फ्री है। ठीक है ना। ये फ्रीडम हमें रीच करने के लिए सबसे पहले हमारे रिकवरी स्टेज पहुंचना बहुत जरूरी है। और रिकवरी स्टेज कब तक आता है, तो हमारे 6ठे महीने के प्रोटोकॉल तक आपके कंसल्टेंट्स के आप मदद से प्रॉपरली आप रिकवरी स्टेज तक आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रिकवरी तक आने तक मजेदार किस्सा ये हो जाता है, कई बार रिबाउंस आ जाता है। दिवाली आ गई, क्रिसमस आ गई, कुछ मैंने केक खा लिया, कुछ मैंने मिठाई खा ली, सही से फॉलो नहीं किया, छुट्टियों पे चले गए। लेकिन जाइए, पर डाइट को किस तरह फॉलो करना है, ट्रैवल प्रोटोकॉल क्या है, अपने कंसल्टेंट से बिल्कुल पूछिए, समझिए, फॉलो करिए। इसका पूरी तरह ध्यान रखिए, रिबाउंस ना होने पाए। 6 महीने तक अगर रिबाउंस नहीं होता है तो 1 साल तक आपकी फ्रीडम स्टेज आसानी से अटेन हो जाती है। पर अगर 6 महीने तक आप रिकवरी पर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आते हैं तो आपको काम करना पड़ता है, धीरे धीरे सभी चीजों पे काम करना ही पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि रिकवरी आते आते मेरी बहुत सी चीजें पीछे छूट जाती है। डोंट वरी, हमारे प्रोटोकॉल्स ऐसे बने हैं जो आपको हर बार रिवीजन में मदद करते हैं। पहले प्रोटोकॉल से 6ठे प्रोटोकॉल तक आपको एक एक बार हर महीने आपके कंसल्टेंट एक बार रिवीजन का जरूर याद दिलाते हैं। सर तो दिलाते ही दिलाते हैं वेबिनार में, आपके कंसल्टेंट्स भी आपको दिलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मनोज जी, 3 पीपी का मतलब है 3 बार हमें पीपी करना होता है, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद, लंच के 2 घंटे बाद और डिनर के 2 घंटे बाद। ये हर पेशेंट के हिसाब से 3 पीपी बताया जाता है, हर एक को 3 पीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस पेशेंट को जरूरत पड़ती है उनके कंसल्टेंट उनको बताते ही बताते हैं। एंड में मैं आपके और भी सारी क्वेरीज लूंगी, पहले हम सेशन ले लेते हैं। फिर से मैं आती हूँ रिकवरी और फ्रीडम पर। याद रखिएगा, रिकवरी का मतलब है कि आपका HbA1c 6 से 7 के बीच में, 6 से 6.5 के बीच में, रादर 6.4 तक, फास्टिंग आपका 120 और पीपी 140, बिना दवाइयों का, केवल DFF के डाइट पे होना, मतलब रिकवरी है। दवाइयों के साथ अगर वो हो रहा है तो वो रिकवरी नहीं है, वो कंट्रोल है। तो कंट्रोल, रिकवरी और फ्रीडम में फर्क होता है। और फ्रीडम का मतलब है कि आप 15 चम्मच शक्कर या 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बावजूद आपके यूरिन में कोई शुगर नहीं है और आपके जो फास्टिंग और पीपी है वो नॉर्मल आते हैं, टोटली नॉर्मल आते हैं। उसका स्टेप बाय स्टेप आपको आगे आपके कंसल्टेंट्स हर सेशन में, हर प्रोटोकॉल में गाइड करेंगे ही करेंगे, कब कैसे क्या चेक करना है। ठीक है ना। साइंस ऑफ डायबिटीज में एक सबसे कॉमन साइन है जिसके लिए आपको ना ब्लड टेस्ट की जरूरत है, ना किसी और बड़े औजार की, ना तो किसी शस्त्र की, यानी किसी भी बड़े टेस्ट की जरूरत नहीं है। यूरिन अट्रैक्ट्स एंट। आपका पेशाब इधर उधर 2-4 बूंद गिर गया, वहां चीटियां लगने शुरू हो गई, खासकर काली चीटियां। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि आपका HbA1c 7.5 से 8 के बीच में आ रहा है। ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस पर काम करना जरूरी है। कंसल्टेंट से बात करिए, शुगर क्यों बढ़ रही है, उस पर काम जरूर कराइए। सी पेप्टाइड इज लोअर इन टाइप 1। टाइप 1 और टाइप 2 का सबसे आसानी से पता लगने वाली चीज मतलब सी पेप्टाइड है। सी पेप्टाइड का लेवल 0.2 से 2 के बीच में अगर होता है तो ये टाइप 2 है, 0.2 के नीचे है तो ये टाइप 1 है। इसको इंसुलिन की बेहद जरूरत है। 0.2 से 2 के बीच में अगर इंसुलिन दिया जा रहा है क्षमा करिएगा, तो इसका मतलब है उसे धीरे धीरे टेपर करवा के बंद कराने की जरूरत है। उसका ऑर्गन काम कर रहा है, भले कम कर रहा है, स्लो कर रहा है, पर कर रहा है, तो उसके लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट वालों ने सी पेप्टाइड टेस्ट जरूर करानी है। अगर 0.2 से 2 के बीच में है तो आपको आपकी इंसुलिन धीरे धीरे टेपर करके बंद करवा सकते हैं, आपके कंसल्टेंट इसमें आपको गाइड करेंगे। 0.2 से नीचे आपको इंसुलिन है तो वो भी मिनिमल डोज पे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, प्रॉपर डाइट के साथ जिंदगी भर रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको कंसल्टेंट उसमें गाइड करेंगे। और अगर 2 से ऊपर, 2 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा सी पेप्टाइड है तो इसमें बिल्कुल घबराने जैसी बात नहीं है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, इसे आप पूरा DFF का प्रोटोकॉल
पूरे DFF के जो डाइट में डाइट, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस फॉलो करेंगे तो पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, डायबिटीज फ्री हो जाएंगे। लेकिन उसे प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। अपने कंसल्टेंट वेबिनार्स प्रॉपर देखिए, सर के दिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए, कंसल्टेंट ने बताई गई बातें प्रॉपरली फॉलो करिए। ये आपको पूरी तरह निजात पाने में मदद करेगा। कॉम्प्लिकेशन साइंस इन डायबिटीज, पुराना डायबिटीज है, 5-10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, लॉन्ग टर्म डायबिटीज है, इसमें कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस ना आए इसके लिए हमें क्या करना है, अगर ये कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो क्या करना है, इस पर भी हमें काम करना बेहद जरूरी है। हमें इन सब चीजों में निजात पाना है। हम DFF में डायबिटीज फ्री फॉर एवर होने आए हैं, यानी डायबिटीज से पूरी मुक्ति पाने। केवल डायबिटीज ही नहीं, डायबिटीज के साथ जो लक्षण आते हैं, जुड़कर आते हैं, उनसे हमें मुक्ति पानी है। उसमें से इन कॉम्प्लिकेशंस में भी अगर हम आ रहे हैं, उससे भी मुक्ति पानी है। रादर मैं आपसे कहूं, ये कॉम्प्लिकेशंस शरीर में ना आए करके हमें एक काम करना है। ये समझिए, हमेशा क्या कहते हैं, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये कॉम्प्लिकेशन शरीर में ना आए उससे पहले ही हमें काम करना बेहद जरूरी है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो साइंस जो हमारे बॉडी में दिख सकते हैं लॉन्ग टर्म डायबिटीज से, सबसे पहला है वीक आईसाइट। वीक आईसाइट का मतलब क्या हो जाता है कि आपको ब्लर दिखाई देता है, ठीक से दिखाई नहीं देता है, या आपको दिखाई देता है तो आंखों के सामने जैसे बादल छा रहे हो, या स्ट्रिप्स बन रही हैं, या लाइंस बन रही हैं, ऐसा आपको दिखेगा। बहुत ज्यादा तकलीफ वाला ये कंडीशन है। हम उन लोगों के लिए पेन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिनको वीक आईसाइट या आईसाइट का इश्यू होता है। इमेजिन करिए, दिख रहा है लेकिन पूरी तरह सामने दिखता नहीं है, ऐसा दिखता है बीच में जैसे दो पर्दों के बीच में बीच वाला ही दिखाई दे रहा है, या दिख रहा है तो सिर्फ चेहरा एक शेप में दिख रहा है, पूरी उसके प्रॉपर शेप्स नहीं समझ रहे हैं। कोई बैठा है करके समझ रहा है, पर कौन है क्या है उसकी आवाज के बिना नहीं समझ रहा। तो ये कंडीशन जो आती है, ये सब ना आए करके हमें काम करना है। आप इसके लिए याद रखिए, कैटरैक्ट हो गया, ग्लाइकोमा हो गया, ऑपरेट अगर कराए, और अगर वो ऑपरेबल है तो ठीक है, अगर इनऑपरेबल है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। उसके अलावा सबसे दिक्कत वाली बात है रेटाइनोपैथी। रेटाइनोपैथी के लिए वायरेक्टोमी हो जाती है, विटेरेक्टोमी हो जाती है, लेजर हो जाते हैं, लेकिन विटेरेक्टोमी या लेजर के बाद परमानेंट डैमेजेस हो जाते हैं, वो हील नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत है रेटाइनोपैथी, ये नॉट हीलेबल है, ये एलोपैथ में ट्रीटेबल नहीं है। आयुर्वेद में भी कुछ प्रमाण तक ट्रीटेबल है, पूरी तरह ट्रीटेबल नहीं है। डायबिटीज में आंखें जाना ये बहुत कॉमन है, सो ध्यान रखिए, आंखों पे अगर दिक्कत आ रही है तो रेगुलरली अपना आई चेकअप जरूर कराएं, और नहीं दिक्कत नहीं भी आ रही है तो साल में एक बार अपनी आई चेकअप जरूर कराएं। OCT स्कैन, O फॉर अक्टूबर, C फॉर चेन्नई, T फॉर तमिलनाडु, OCT स्कैन जरूर कराएं साल में एक बार। रेटाइनोपैथी तो नहीं हो रही है, जरूर चेक कराएं। ब्रेन फॉगिंग, याद नहीं रहता, बातें भूलने लगा हूं, मुझे जोर देना पड़ता है याद करने के लिए, ये चीजें कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज में बिल्कुल आती है। बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, हमें ब्रेन फॉगिंग की कंडीशन पे काम करना जरूरी है। ब्रेन फॉगिंग का मतलब है कि शुगर ने ब्रेन में आपके बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है। लक्ष्मण जोजानी जी, अगर आप प्रॉपर अल्कलाइन वाटर दोनों समय पर लेंगे तो एसिडिटी से पूरी तरह निजात पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जैसे चल रहा है प्रॉपर फॉलो करिए, आपकी एसिडिटी बिल्कुल कवर हो जाएगी। मैं फिर से आती हूँ कॉम्प्लिकेशंस पे। वीक आईसाइट के बाद आता है ब्रेन फॉगिंग। तो ब्रेन फॉगिंग के लिए क्या होता है, बेसिकली ब्रेन फॉगिंग कब होती है, शुगर बहुत ज्यादा पुरानी है, बहुत ज्यादा शरीर में हर ऑर्गन में जमा होके अब ब्रेन में जमा होने लगी है, तो याद रहना कम होता है, पिछला याद ही नहीं आता है। यहाँ में कई बार नाम ही याद नहीं आ रहा, मेरी बात ही याद नहीं आ रही, बार बार मैं भूलने लगी हूँ, मैंने गीजर चालू रखा है क्या, दरवाजे को ताला लगाया है क्या, खिड़कियां बंद करी है क्या, गैस बंद करी है क्या, ये सब चीजें भी ब्रेन फॉगिंग के अंडर आती है। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे आसान तरीका है प्राणायाम करना, ब्रेन फॉगिंग आसानी से कवर होती है। इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ करना, शोर मचाना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, आसानी से कंसल्टेंट पे चिढ़ जाना, मुझे फॉलो ही नहीं हो रहा डाइट,
मेरा बहुत स्ट्रेसफुल क्या कहते हैं, मेरा बहुत स्ट्रेसफुल रूटीन है, मैं कर ही नहीं सकता, ये इरिटेबिलिटी है। डॉक्टर्स तो आपका पूरा साथ देंगे, आप भी डॉक्टर्स का पूरा साथ दीजिए, इरिटेबिलिटी रहेगी। प्रोटोकॉल आपके बहुत सारे हैं, हर महीने नया कुछ ले आते हो, हर 2 दिन में आपका कोई ना कोई डॉक्टर कुछ ना कुछ बता जाता है, हम करें क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आप ही के लिए है, ये आप ही को हील करने के लिए है। इरिटेबिलिटी ये कॉमन है, हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आपको भी समझनी होगी कि हमें सबसे पहले इरिटेबिलिटी पे काम करना है, एक्सेप्टेंस मोड में आना है कि हाँ ये हमारे लिए है, हमें ये सब करना है ताकि हमें इसमें से हील होना है। अपने आप से पूछिए, हमने डीएफएफ क्यों ज्वाइन किया है? डीएफएफ हमें कहाँ तक अपने आप पर काम करना है, यानी कि डीएफएफ में हम कहाँ तक अपने आप को लेके जाना चाहते हैं। आपने एक विजन बनाया है ना कि मुझे पूरी तरह डायबिटीज फ्री होना है, अगले साल मैंने आम खाने हैं, अगले साल मेरे बॉडी में से कोई एक नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। कुछ तो आपने एक गोल रखे हैं ना, कुछ विजन रखे हैं, उस तक जाना है। तो इरिटेबिलिटी को पीछे रखिए, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, थोड़ी मेहनत नॉर्मल से ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि आप सब कंडीशन से बाहर आ सके। सिवियर कॉन्स्टिपेशन, शुगर अगर बढ़ी हो तो पेट साफ नहीं होता, पेट पूरी तरह क्लियर नहीं होता, नाभि से लेकर आपको हल्कापन नहीं आता है। सिवियर कॉन्स्टिपेशन पे काम होना बहुत जरूरी है। जितना पुराना डायबिटीज उतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, जितना पुराना डायबिटीज उसका कॉन्स्टिपेशन उतना प्रॉपर क्लियर रखिए, वरना आगे के कॉम्प्लिकेशंस यानी हार्ट की बीमारी, लिवर्स की, किडनीज की कंडीशन में आपका आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा आता है यूरिन इनकॉन्टिनेंस टू किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड, पेशाब कंट्रोल नहीं होता, बूंद बूंद गिरता है, अचानक से कपड़े गीले हो जाते हैं या किडनी के दिक्कत होने लगती है। लंबे कंडीशन में सीकेडी डायलिसिस पे जाना ये भी है। सो शुगर्स कंट्रोल रखिए। मैं फिर से कहूंगी, अगर आप पुराने डायबिटिक है तो अगर आप फ्रीडम तक नहीं पहुंच सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, रिकवरी लाइफ लॉन्ग रखिए ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस आपके लाइफ में ना आए। रिकवरी स्टेज भी आपने पा लिया, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये वाले कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी में नहीं आएंगे। पुराने डायबिटिक भी हम डायबिटीज फ्री करते हैं अगर आप पूरी तरह हमारा साथ देते हैं तो। पर आपको ऐसे लगता है कि आप पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम रिकवरी का मतलब है 5.5 से 6.5 के बीच में HbA1c, शुगर्स आपके फास्टिंग 3pp कंट्रोल, लेकिन आप पूरी तरह केवल डाइट और मेडिटेशन और योगासन प्रॉपरली जो मतलब हमारे प्रोटोकॉल्स है 100% फॉलो कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रिकवरी ही कम से कम आप पूरी तरह लाइफ लॉन्ग संभाल लीजिए तो भी चल जाएगा जिनके पुराना डायबिटीज है। टिपिकल नर्वाइन इश्यूज लाइक साइटिका, पुराने डायबिटीज में नसों का दर्द होना, कंधों से लेके हाथों तक दर्द होना, कमर से लेके नीचे पैरों तक दर्द होना, पेरिफेरल न्यूराल्जिया, ये बहुत कॉमन है। ये कॉम्प्लिकेशंस ना आए इसके लिए रोज अभ्यंग करना, तेल लगा के मालिश करना, स्नान करना, ये बेहद जरूरी है। ऑयल पुलिंग तो मुंह से कर रहे हैं, फिर इसका नर्व्स पे क्या काम है? तो हमारे शरीर की जो श्लेष्मधरा कला है वो बनने के लिए हमारे मुंह से, सलाइवा से ही उसका मूल स्थान है, और उसको अगर हमें ठीक करना है तो ऑयल पुलिंग करनी जरूरी है। नसों की ताकत बढ़ानी है तो ऑयल पुलिंग करनी बेहद जरूरी है, तभी जाके हमारे शरीर के दर्द कम होंगे। सो ऑयल पुलिंग रेगुलरली करिए, अभ्यंग यानी शरीर की मालिश रेगुलरली करिए, उससे आपके इन कंडीशंस में फर्क पड़ेगा। नमनेस, हाथ पैर सुन होना, हाथ पैरों में आग आग जैसी फीलिंग होना, सुई चुभोई जैसा होना, ये कंडीशन भी पुराने डायबिटिक्स में बहुत होती है। टॉक टू योर कंसल्टेंट, दे विल हेल्प यू। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई रसायन की जरूरत है, कोई टिपिकल मालिश करने के लिए घी कांसी की वाटी, कांसी की जो कटोरी होती है उससे की मालिश की जरूरत है तो वो बताएंगे। लो स्टैमिना, जितना जितना ज्यादा पुराना डायबिटीज होता जाएगा आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी उतनी कम होगी, स्टैमिना उतना ही कम होगा, थकान उतनी ही बढ़ेगी। उसके लिए क्या करना है? एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है, आतप सेवन, मारुत सेवन प्रॉपर करना है। हमारा जो त्रिस्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब कि पूरी तरह विवाहित रुकाना नहीं है, पूरी तरह सैनिटी नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना,
अपने शरीर की मालिश करना, अपने शरीर का ध्यान रखना, बस्ती यानी एनीमा प्रॉपर लेना, स्मूदीज प्रॉपर समय से खाना, समय से सोना, ये सब जब आप करेंगे आप लो स्टैमिना से जल्दी निजात पा सकेंगे। हार्ट डिजीजेस या सीवीए यानी स्ट्रोक आना, ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज में आता है। इस पर भी अगर आपको कभी कार्डियक इशू होकर गया है या सीवीए यानी स्ट्रोक आकर गया है, इस कंडीशन में आपसे क्या करना चाहिए, आगे आपको कैसे संभालना है ताकि फिर से ना हो या इसके कॉम्प्लिकेशंस आपको दिक्कत ना दे, उसके लिए आपके कंसल्टेंट से बिल्कुल बात करें, वो आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। अब आते हैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव एंड डायबिटीज साइंस एंड सिम्टम्स। यानी आयुर्वेदिक के अनुसार साइंस एंड सिम्टम्स क्या है जो हमें बताएंगे कि हम डायबिटीज से मुक्त हो चुके हैं या डायबिटीज के कितने कंडीशन के अंदर डीप डाउन जा चुके हैं। सबसे कॉमन 4 चीजें हैं, क्षुधा, निद्रा, मल, मूत्र। क्षुधा मतलब भूख, क्या आपकी भूख नॉर्मल है? सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछिए, जैसे मुझे बचपन में भूख लगती थी, क्या मुझे अभी भी वैसी भूख लगती है? तेज भूख लगती है, समय पे भूख लगती है और मुझे भूख लगने पर ही मैं खाता हूं या खाती हूं? नहीं, बस मेरा समय हो गया करके मैं खाती हूँ। अगर नहीं खाया तो थोड़ी देर बाद मेरी शुगर लो हो जाएगी, अगर नहीं खाया तो थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर आने लगेंगे, मैं ब्लैकआउट हो जाऊंगा। ये डर से हम समय पर खाते हैं, वो भूख नहीं है। सो भूख क्या तुम्हें अच्छे से लग रही है तो इसका मतलब है आप डायबिटीज से कंट्रोल हो रहे हैं या डायबिटीज से ठीक हो रहे हैं। नींद, नींद शांत आनी, नींद 4 घंटे आए भले 8 घंटे आए, वो हर बंदे की अपनी कंडीशन पर डिपेंड है, अपने शरीर पर डिपेंड है, पर जितनी भी आए पूरी आए यानी क्वालिटी स्लीप आए। हमें उठने के बाद फ्रेश लग रहा है तो इसका मतलब है नींद पूरी हो रही है। पर अगर 8 घंटे क्या 10 घंटे भी सोने के बावजूद आपको ऐसे लगे कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब है स्लीप आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं है। टॉक टू योर कंसल्टेंट, वो आपको मदद करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या क्या हमें उसमें ध्यान देना चाहिए ताकि नींद आपकी ठीक हो सके। मल, जैसे मैंने पीछे बताया, कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशंस ऑल्टरनेट होना, बहुत ज्यादा मोशंस हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, इसका मतलब है आपकी डायबिटीज की जो कंजर्वेटिव मेडिसिन है उसका डोज ज्यादा है। इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करके कंट्रोल कराएं। कॉन्स्टिपेशन है तो डोज कम है, तो उसमें क्या यूज करना है बिल्कुल देखिए। इसके लिए पाचन की भी उतनी ही जरूरत है जितना आपका बाकी चीजों की जरूरत है। पाचन के लिए क्या करना है, तो आपको कुछ टिपिकल दवाइयां जैसे डीटोफास, बीटारेक्स, डाइबेफेरॉन, डीजीरेक्स ये दी जाती है, आपके कंसल्टेंट ने आपको दी होगी। अगर आप उसका डोज कम ज्यादा ले रहे हैं तो उनसे बात करिए, उस डोज को भी एडजस्ट करिए ताकि आपका मल, निद्रा, भूख ये भी ठीक रहे। मूत्र, बार बार पेशाब आना, पेशाब रुक रुक के आना या ये दिक्कत जो पेशाब की अलग अलग जो दिक्कतें हैं, ये भी आयुर्वेद के अंडर डायबिटीज के सिम्टम्स दिखाते हैं। ये यही बताता है अगर ये चारों चीजें आपकी नॉर्मल आ जाती है तो आप चाहे नंबर में कितना प्लस माइनस हो जाए, यू आर डायबिटीज से काफी हद तक मुक्त हो गए हैं, यानी डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको नहीं हो सकती है अगर ये 4 चीजें आपकी प्रॉपर है, क्षुधा, निद्रा, मल और मूत्र। अगर ये चारों पूरी तरह प्रॉपर है तो नंबर्स डजंट मैटर, वो प्लस माइनस है, 2-4 महीने में, 6 महीने में वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये चीजें प्रॉपर है तो आप बिल्कुल ठीक होने वाले हैं, ये आप मेरा विश्वास करिए। पंचेंद्रिय के कर्म 5 इंद्रियां हमारे, उसके कर्म सही हो रहे हैं क्या ये भी देखने हैं। नेत्र, आंखों में दिखाई देना सही है क्या, ब्लरिंग से ब्लाइंडनेस तक तो नहीं जा रहे हैं, इस पर काम कीजिए, इसका ध्यान दीजिए। कान, कान में आवाज आना, कान में हवा हवा जैसे प्रेशर लो और हाई होने की वजह से जैसे हवा घूम रही हो ऐसे लगना, कम सुनाई देना, ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं आ रही है, इस पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। जीभ, टेस्ट में हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपो सेंसिटिविटी तो नहीं आ रही, ये देखना है। यानी कोई भी आपका स्वाद है वो ज्यादा तो नहीं लग रहा, या नॉर्मल नमक है तो उससे ज्यादा लग रहा है, या नॉर्मल नमकीन मीठा है उससे कम लग रहा है, यानी सामने वाला तो बोल रहा है कि नॉर्मल है यार नमक, पर तो आपको लगता है कि नहीं कम है या लगता है बहुत तेज है। तो ये जो चीज है हाइपर या हाइपोसेंसिटिविटी जीभ की बहुत ज्यादा आती है, इस पर हमें काम करना जरूरी है। इसके लिए ऑयल पुलिंग और जो दंत मंजन बताया गया है इसका रेगुलर यूज करिए, जीभ अपनी रोज साफ करिए, आपके इसमें बहुत मदद होगी। त्वचा,
आपके डायबिटीज यानी शुगर का स्किन के नीचे जमा होने से स्किन पर स्केलिंग आना, खुजली आना, चिपचिपा रहना, ये बहुत कॉमन है। इसके लिए ही हमने आपको बताया है कि त्वचा पूरी तरह साफ करने के लिए अभ्यंग यानी तेल लगा के मालिश करें, उपटन से नहाए, ताकि त्वचा में जमा हुए टॉक्सिन्स, त्वचा में जमा हुई शुगर भी अच्छे से निकल सके। इस साइन से भी आप निजात पा सके। नासा, या तो ना क्या सिम्टम दिखता है, नाक में बहुत ज्यादा स्मेल उग्र हो जाती है, यानी आपको तड़के का स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होता, कोई परफ्यूम भी बर्दाश्त नहीं होती है। कई पेशेंट्स बोलते हैं मुझे गुलाब की स्मेल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे तो किसी अत्तर की स्मेल नहीं हो रही है, अगरबत्ती नहीं बर्दाश्त हो रही है, कॉमन स्मेल्स भी बर्दाश्त नहीं हो रही जो हमारी रोज की है, या स्मेल ही नहीं आती, एनोस्मिया, कुछ भी हो जाए, कितना भी तेज स्मेल हो, स्मेल ही नहीं आती है। दोनों में से भी कोई एक कंडीशन आ सकती है। अपने पंचेंद्रियों को संभालिए। अगर पंचेंद्रियों में कोई गड़बड़ आ रही है तो अपने कंसल्टेंट से बात करिए, उस पर कैसे काम करना है वो आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। ये हमारे कॉमन साइंस और सिम्टम्स थे जो हमारी कंडीशन में हमने देखने हैं, ध्यान देने हैं। इसमें से अगर कोई दिक्कत आ रही है, हमें आ रही है, हमारे आसपास किसी को आ रही है, तो ये कॉशन की बात है। डायबिटीज हो सकता है, प्री डायबिटीज हो सकता है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इस पर काम करना बेहद जरूरी है। आप डीएफएफ के अंडर है, कंसल्टेंट से बात करिए। इसमें से अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे दिक्कत आ रही है, काम करिए। यहाँ पर मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी, अपने कंसल्टेंट्स के कॉल समय से उठाइए, क्वेरीज जितनी है कॉल्स के समय पर लिख के रखिए, पूछिए, कंसल्टेंट से रिजॉल्व करिए। उस समय नहीं रिजॉल्व कर पाए तो बाद में अपने कंसल्टेंट को व्हाट्सएप पे डालिए, उनसे पूछिए। अगर आप सवाल करेंगे तभी हम जवाब दे सकेंगे। आप हमारे सामने नहीं हैं, सामने होंगे, नाड़ी देखेंगे, दर्शन होगा, हम एक एक चीज खुद ही, कई चीजें हम खुद ही जान पाएंगे। लेकिन क्योंकि आप फोन पर है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने जो लक्षण है, साइंस एंड सिम्टम्स है, हमें कितने क्लियरली समझा पाते हैं, कितने क्लियरली बता पाते हैं, ताकि हम उतनी ज्यादा आपकी मदद कर सके। सो अपने आप की मदद करने के लिए आप लोग हमारी मदद करिए, साइंस एंड सिम्टम्स इलाबोरेटिवली सही सही बताएं, ताकि हम उस काम बिल्कुल कर सकते। नमस्ते। किसी को कोई सवाल? जी अजीत प्रसाद जी, ब्लॉकेज इन राइट ईयर, हियरिंग हैज बीन लिटिल वीक। अजीत प्रसाद जी, मेरा आपका कंसल्टेशन होगा ना, मैं आपको इसके लिए बताऊंगी क्या करना है, ठीक है ना। आपको कुछ ईयर टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे, कान एक बार टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, तो इसके बारे में जब हमारा कंसल्टेशन होगा मैं आपकी हेल्प करूंगी और सब आपका कर दूंगी। कंटिन्यूस साउंड इन ईयर, सुदाम सर एक बार ना आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। कंटिन्यूस साउंड का मतलब टिनिटस होता है, और टिनिटस के लिए एक बार दिखाइए, क्या ईयर ड्रम में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कुछ दिक्कत है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है ना। यू नीड टू गेट योर सेल्फ चेक, सुदाम जी। कान एक बार दिखाइए। थैंक यू समुंदर जी। किसी और का कोई सवाल? एनीबडी? आज यहाँ पे किसी का कोई सवाल नहीं है, वी विल एंड द सेशन। नमस्ते।